बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मुझे याद है नवंबर 2020 की बात है। जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, 1 नवंबर इंडिपेंडेंस डे है, तो 2020 में इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस का अबूरी स्टेटस दिया था, प्रोविजनल स्टेटस देने का ऐलान किया था, जो बहुत बड़ी बात थी। पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म ने ये काम किया था, लेकिन बाद में उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये भी शिकवा है कि जब PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है तो वादे पूरे नहीं करती, जब अपोजिशन में जाती है तो कहती है जी कि हम वादे पूरे करेंगे। तो ये क्या जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, एटलीस्ट इस वक्त जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे इस वक्त शो में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, क्या आपका जो एक मजमूई तौर पे जो पॉलिटिकल करैक्टर है, सियासी किरदार है, वो एक जैसा नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त तो किरदार बहुत मशकूक हुआ है। आपने हमारी सारी इस डिबेट से भी देख लिया होगा। देखें, अभी अकील साहब ने कहा कि इत्तेहादियों को एक दूसरे पे एतमाद है। बुनियादी तौर पे इत्तेहादियों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, इन्हें एतमाद फॉर्म 47 दिलाने वालों पे है, और ये लड़ाई सारी उनकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए हो रही है। अब उसी पर्सपेक्टिव में सामने रखें जो आपने ऐलान देखा इमरान खान साहब का उसके बाद तो डिक्लाइन शुरू हो गया था। देखें, साइफ़र, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। हमें तो उस तरह का टाइम ही नहीं मिला। हमने साउथ पंजाब को भी सूबा बनाने का बिल्कुल ऐलान किया था, उसके लिए हमने प्रैक्टिकल स्टेप भी उठाए। साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट भी बनाया। आज जो अगली गवर्नमेंट आई उसने उसको मुकम्मल स्क्रैप कर दिया। हमारा मसला क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है। हमारा क्यों हम फेल हो रहे हैं? हम 10 से 15 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल ही नहीं सकते। हमारी जितनी सियासी पार्टीज़ हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार में आती हैं, इक़्तिदार में आ जाएं तो 2-2.5 साल बाद जाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर जिस तरह से निकाला जाता है, जिस वज़ीर आज़म के साथ हालात वो आपके सामने हैं, मतलब उनके निशान भी मिटा दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल सियासतदानों को सोचना पड़ेगा अपना कैरेक्टर रिस्टोर करने के लिए, और वो कोशिश करेंगे तो तब भी हम गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, सारों की आवाम को अपीज़ कर सकेंगे। मसला खाली ये नहीं है। आगा साहब ने बात की कि इस्लामाबाद क्यों अपनी पॉलिसी इम्पोज कराता है। भाई, इस्लामाबाद की तो पॉलिसी कोई नहीं है, पॉलिसी तो कहीं और बन रही है, कुछ किलोमीटर दूर जा रही है, वहाँ का कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि अब वहाँ की तो तवज्जो चाहिए। अच्छा, मेहरबानी करें आप भी उस नाम ना लें। वैसे आपने नहीं लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने भी नहीं लिया। आगा साहब आपको जो है वो प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट नहीं होना। मैंने आपसे आखिर में ये सवाल करना है अकील मलिक साहब, क्या आप अफोर्ड करते हैं, खुदा न खास्ता जो बातें आज आगा रफ़ील्ला ने की हैं, कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी धांधली होती है तो क्या आपको एहसास है कि वहाँ पे भी वही हालात पैदा हो जाएंगे जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी तो यही इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन जो GB का है, हमारे देखें वहाँ पे बिल्कुल NOC ले के कायदो ज़वाबित को मलूज़ खातिर रख के हमारी पार्टी के लोग गए हैं और वहाँ पे बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, अब यही बात फिर इनको बुरी लगेगी दोनों मेरे भाइयों को, कि उस टाइम फिर NFC की जब बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो कमेटी बनाई थी, फिर उसके बाद उसका क्या बना 2017 में, फिर उसका नामो निशान नहीं। तो कहने का मकसद सर 2017 के बाद फिर 2022 आया जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2024 आया जब शहबाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप 2017 से कुछ बाहर आ जाए। जी, हम बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन आप खुद मिनिस्टर हैं। जी बिल्कुल, हम उससे बिल्कुल बाहर हैं और हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ हैं। अब यहाँ पे जो बातें उन्होंने की GB की डेवलपमेंट के हवाले से, बिल्कुल वो वादे हमने किए, जो अधूरे काम रुके हुए थे वो बिल्कुल हम दोबारा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया, GB में हुकूमत आई तो बिल्कुल ज़रूर उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और पूरा भी करेंगे। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं, मेरे ख़्याल से एलिगेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन नहीं होना चाहिए। एलिगेशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए, और बिलखुसूस मैं तो अपने इत्तेहादियों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता, गो के एक उनकी तरफ से बात आई है जो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, हालांकि क्यों आ रही है मैं सवाल करता हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। आगा साहब,
ये आप जो बार बार कह रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो मैं नहीं करना चाहता, धांधली होगी, तो ये क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों जगह पे मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करने वाली है, जैसे भी करने वाली है लेकिन क्लीन स्वीप करने वाली है? अच्छा सर, मीर साहब बात ये है कि मेरे मासूम भाई जो हैं वो इतने मासूमाना अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों की बात जो कर रहे हैं वो देखें। नदीम अफजल चंद साहब ने आपको प्रॉपरली बताया कि आपने लिस्टों में क्या हेरा फेरी शुरू की, आपने किस तरीके से वोटर लिस्टों में तब्दीली शुरू कर दी, आपने किस तरीके से आरओज़ चेंज करने शुरू कर दिया, आपने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। एक फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हम इस पॉलिटिकल पार्टी, हम इस इलेक्शन, हर इलेक्शन को सीरियसली चलते हैं और हम मासेस में मौजूद हैं। ये शेड्यूल बिलावल साहब का जैसे ही जीबी का इलेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पर जब जीबी की मीटिंग थी उसमें चेयरमैन साहब ने ये शेड्यूल जारी किया था जीबी के लोगों की मशावरत से कि जलसे कैसे होंगे जाएंगे। आपको जब हमारी एक्टिविटी देखी और आपने जो डाका डालना था, वो डाका डालने के लिए आपको एक परसेप्शन बनाना बना, उस परसेप्शन बनाने के लिए आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट की कि जी अगर इस मुल्क में फेडरल में और चीजों को सेट करें तो प्लीज आए, और वो अच्छा, फिर आए। आपको आगा साहब बसाद एहतराम मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ये पता नहीं, देखें दोबारा आपने वही अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखें ये तो नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्टें हम चेंज करें, भाई आप अपोजिशन में तो नहीं बैठे ना, वफाक में आप हमारे साथ हुकूमत में हैं, एंगेज करें, बताएं कहाँ पे आपको इशू है। हमने तो वो अच्छा आप आपस में लड़े ना प्लीज, नहीं लड़ने की बात नहीं, मैं तो आपस में लड़े नहीं। आगा साहब आपको बोलते हैं कैबिनेट को, आपको ये डाकू से लगते हैं, लेकिन आपको वो डाकू से लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं लगते। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उमैर न्याजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई है इसमें डाकू का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में डकैती करनी जा रही है, यानी कि इलेक्शन में धांधली करनी जा रही है, जिसकी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरदीद कर दी गई है। लेकिन ये मत भूलें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी न सिर्फ बलूचिस्तान में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इत्तेहादी हैं, और मरकज़ में भी जो नून लीग की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वोटों की मदद से खड़ी है। तो एक दूसरे को डाकू भी कहते हैं और फिर एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। यही वजह है कि आम आदमी जो है वो अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों पर बहुत कम एतबार करता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एतबार नहीं करता, कम एतबार करता है, क्योंकि अब ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है सारी, तो इस गुफ्तगू के बाद कोई आगा रफ़ील्ला साहब को ये ज़रूर कहेगा कि आगा साहब अगर इतने ही वो डाकू हैं तो फिर आप आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में उनके साथ हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं?